नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर। दोस्तों, आप सभी को पता है एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और हम डेली MPGK की टारगेट सीरीज को डेली सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम डेली 25 प्लस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। साथ में मैं आपके लिए डेली लेके आता हूं करंट अफेयर के 3 से 4 प्रश्न, जो कि सीधे आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो इस सीरीज का, जैसे आप सभी को पता है, नाम रामबाण सीरीज या रोटी सीरीज मैंने रखा था और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। और मैंने आपको कल बताया था, कल हमने माइनिंग ऑफिसर का एक पेपर सॉल्व किया था। आज भी हम माइनिंग ऑफिसर के बचे हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कल हम हाल ही में आयोजित एक और एग्ज़ाम को सॉल्व करेंगे जो MPPSC ने आयोजित किया था, और उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि यह जो सीरीज़ है यह सही में आपके लिए रामबाण की तरह काम आएगी, क्योंकि यहीं से आपके एग्ज़ाम में सीधा प्रश्न आएगा। तो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक्चर नंबर 23 के क्वेश्चन ऑफ द डे को हम देखेंगे, जिसमें मैंने आपको 2 प्रश्न दिए थे, जिसमें से पहला प्रश्न था मध्य प्रदेश में कुल कितना वन क्षेत्र है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है 77,493 वर्ग किलोमीटर क्या है हमारे यहाँ टोटल जो वन क्षेत्र है वहाँ है, जो कि 25.14% है मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में 8 टाइगर रिजर्व है। नवा आपको माधव राष्ट्रीय उद्यान को अभी नहीं गिनना है, क्योंकि इसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है। तो वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 8 टाइगर रिजर्व हैं। दोस्तों, अब जो मैं आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे डेली पूछता हूं, उसका जो भी आंसर सही से देगा, साथ साथ इस सीरीज के बारे में अच्छा लिख के हमारे सामने प्रेजेंट करेगा, उसका कमेंट मैं डेली के लेक्चर में शामिल करूंगा। आज से तो नहीं, परंतु कल से मैं आपके जो भी कमेंट होंगे उसे शामिल करूंगा। देखता हूं कौन इस सीरीज के बारे में कितना अच्छा लिखता है, क्या उसे प्रॉफिट हुआ है। जो भी अपने मन से अच्छा एक्सप्लेन करेगा उसका हम कल कमेंट को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितने लोग उसके बारे में बोलते हैं। अब देखिए, MPPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, 499 ज़्यादा प्राइस नहीं है, यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट है और यहाँ से आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलने वाला है। तो आप बिना देरी करें कोर्स और प्लस टेस्ट सीरीज को भैया ज्वाइन कर लो। कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे नंबर 8839306361 पर आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। PSC बाय DC सर की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और वहाँ से आप डेमो भी देख सकते हैं। टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी 3 से 4 उनको लगा के देखिए। कभी आपको अच्छा लगता है कि हाँ सर अच्छा है, एग्ज़ाम के बेसिस के आधार पर आ रहा है, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। PDF भी आपको इसमें हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, बहुत एनालिसिस के आधार पर बनाई गई है, इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? तो देखो भैया, ST जो अनुसूचित जनजाति है उनके वन अधिकारों के लेकर एक संरक्षण अधिनियम आया था, 2006 में आया था। वही 2006 का अधिनियम हमारे मध्य प्रदेश में लागू है, और यह अधिनियम मध्य प्रदेश में जनवरी 2008 में क्या हुआ था? लागू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भी लोग वनों में रहते हैं उनके वनों के अधिकारों का संरक्षण करना। ठीक है, यानी जैसे कि उनको लकड़ी का इस्तेमाल करना है वनों की, तो वहाँ कर सकते हैं। साथ साथ वन के जितने भी उत्पाद हैं उनका वहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहाँ कर सकते हैं। तो यही सभी संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार वन अधिकार अधिनियम 2006 लेके आई थी, जो मध्य प्रदेश में जनवरी 2008 में लागू हुआ। तो मध्य प्रदेश में भी अनुसूचित जाति जनजाति के जो भी अधिकार हैं वहाँ किस अधिनियम के माध्यम से दिए गए होंगे? तो 2006 के अधिनियम के माध्यम से ही दिए गए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? 2006। इस अधिनियम के द्वारा मध्य प्रदेश में 792 वन ग्राम बनाए गए, यानी ग्रामों को क्या बनाया गया? वन ग्राम घोषित किया गया, जिसमें क्या है? वन है। ठीक है, उसमें क्या हुआ? इन वनों में जो लोग रहते थे उनको लकड़ी का, शहद का, लकड़ी का आदि सभी अधिकार किनको प्रदान किया गया था? जो लोग उस वन में निवास करते थे। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। कभी पूछता है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ, तो आपको बता के आना है जनवरी 2008 में लागू हुआ था। समझ में आ गया होगा पहला प्रश्न। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऊषाकरण योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भैया, ऊषाकरण योजना की बात करते हैं तो ऊषा से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये महिला एवं बाल विकास
द्वारा चलाया गया होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। यह योजना 1 अप्रैल 2007 को शुरू हुई थी। इस योजना का एक ही उद्देश्य था कि जो लड़कियां हैं 18 प्लस आयु की, कभी उनके खिलाफ घरेलू हिंसा होती है, घरेलू हिंसा यानी कोई पुरुष उनके साथ मारपीट कर रहा है, किसी प्रकार से मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित कर रहा है, तो उनके लिए महिलाओं को जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऊषा किरण योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किससे संबंधित है, घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह योजना है। इस योजना का जो लाभ है वह सभी वर्गों को प्रदान किया जाता है। और आपको याद रखना है कितने 18 प्लस की महिलाओं के लिए यह योजना लेके आई गई थी। कब? 1 अप्रैल 2007 में। पूछा जा सकता है वापस, तो आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? तो कितनी बार बताया, रिपीटेशन मोड हुआ। तो मैंने अभी भी बोल रहा हूँ कि 80% रिपीट होंगे प्रश्न, और 20% जो प्रश्न आएंगे वहाँ जो मैं डिटेल दे रहा हूँ उनसे पूछे जाएंगे। तो इस सीरीज को आपको बहुत अच्छे से देखना है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है सर, पहले तो वहाँ बता दो। तो 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी जनसंख्या रहती है उसे क्या बोलते हैं? उसे ही बोलते हैं हम जनसंख्या घनत्व। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या होता है भैया, तो सर घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वह कितना है? 236 है। और 2001 में कितना था? 196 था। 2001 की तुलना में मध्य प्रदेश में +40 पुरुष प्रति वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यानी प्रति 40 वर्ग पुरुष या नहीं बोलूँगा, व्यक्ति की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। कभी हम भारत के जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 वर्ग किलोमीटर है। यह भी आपको याद रखना है। अब देखो सर्वाधिक की पहले हम बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं सर भोपाल, आपने पहले भी बताया था। उसके बाद आपने बताया था इंदौर, फिर उसके बाद जबलपुर, और उसके बाद ग्वालियर। ठीक है, भोपाल का कितना बताया था मैंने? 855 बताया था। इंदौर का बताया था आपको 841, जबलपुर का 473 और ग्वालियर का 446। अब न्यूनतम की हम बात करते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो सर डिंडोरी में है। आपने पहले भी हमें बात बताई है। ठीक है, डिंडोरी के बाद हम आते हैं तो हमें देखने को मिलता है श्योपुर में, फिर उसके बाद हम आते हैं तो हमें देखने को मिलता है पन्ना में, और पन्ना के बाद हम जाते हैं तो बैतूल में। ये 4 जिलों के नाम आपको याद रखने हैं। डिंडोरी का कितना है? 94 है। श्योपुर का कितना है? 104 है। और जो पन्ना का है वह है 142, और बैतूल का जो है वह है 157। तो आपको सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले मालूम पड़ गए होंगे। अब यहाँ पर क्या पूछा था? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला, तो हमारा डिंडोरी जो कि क्या है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला है। भोपाल सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है सर, यहाँ भी आप हमें बता चुके हैं। तो देखो दोस्तों, कितने सारे फैक्ट आपको बार बार रिवाइज हो रहे हैं। चाहता तो मैं ये सब सर्वाधिक न्यूनतम वापस नहीं बता सकता था, परंतु मुझे ट्रिक के माध्यम से आपको याद नहीं कराना है, मुझे आपको बार बार प्रैक्टिस के रूप में लाकर याद कराना है। तो आज हमने वापस वो सभी बातें करी जो पहले भी हमने बात की थी। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन सी रचना प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? भैया नहीं है पे पूछने लगा है, यानी आपको लगभग इनकी पूरी रचनाएं याद होनी चाहिए। मैं ट्रिक बना रहा हूं जिससे आपको इनकी पूरी रचनाएं मैं याद करा दूंगा। बहुत जल्द वो वीडियो आपके सामने होगा। सबसे पहले हम माखनलाल चतुर्वेदी की ही बात कर लेते हैं। तो सर जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, इनका जो जन्म हुआ था वह बावई गांव, कहाँ पर? बावई, जिसे वर्तमान में माखन नगर के नाम से जाना जाता है। माखन नगर नर्मदापुरम जिले में हुआ था। नर्मदापुरम यानी सर होशंगाबाद जिले में इनका जन्म हुआ था। इनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं लिखी गई। पहले हम इनके द्वारा पत्र कौन कौन से लिखे गए उनकी बात करते हैं। तो इन्होंने एक कर्मवीर और एक प्रभा नामक क्या लिखा था? पत्र लिखा था। दोनों याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। फिर हम इनके द्वारा जो कृतियाँ हैं, जिनकी यहाँ रचनाएं, उनकी हम बात करते हैं। तो देखो इनकी रचना कौन कौन सी है। सबसे पहले आपको पुष्प की अभिलाषा याद होगी, और पुष्प की अभिलाषा इनके द्वारा कहाँ पर लिखी गई थी? तो सर बिलासपुर जेल में लिखी गई थी। यह भी याद रखना, MPPSC ने पूछा है। फिर देखो हिम किरीटनी,
और हिम तरंगिणी, इनकी दो बहुत फेमस रचनाएं आप सभी को पता है। और हिम तरंगिणी के लिए इन्हें 1955 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया था कि भैया माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया तो उनमें तरंगें फूट गईं। तो आपको याद हो जाएगा कि तरंगिणी के लिए इन्हें क्या दिया गया था, तो सर दिया गया था मेनली इनको क्या, साहित्य अकादमी अवार्ड। कुछ अन्य हम उसकी बात करते हैं तो इनके द्वारा एक माँ लिखी गई थी, एक लिखी गई थी कृष्णार्जुन युद्ध, फिर एक लिखी गई मरण ज्वार। मरण ज्वार के बाद इनके द्वारा लिखी गई समर्पण, समर्पण के बाद लिखी गई अमीर गरीब, अमीर गरीब युद्ध, चिंतक की लाचारी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भैया रंगों की बोलियां। तो ये सभी कृति किनके द्वारा लिखी गई थी, एक और याद रख लेना, रसिक प्रिया। ये सभी कृतियाँ किसकी हैं, तो यहाँ सर माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। तो सर हिम तरंगिणी आपने बताया 1955 में साहित्य अकादमी अवार्ड। सर मरण ज्वार बताएं, कृष्णा अर्जुन युद्ध भी बता दिया, पर बिखरे मोती क्या है, इनकी रचना नहीं है। बिखरे मोती किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। बिखरे मोती की हम बात करेंगे तो कैसे याद रखोगे कि बहन अपने हाथ में क्या बांधती है, राखी बांधती है, और राखी थोड़े दिन बाद टूट जाती है खींचने के कारण, तो उसके मोती क्या होते हैं, पूरे बिखर जाते हैं। तो बिखरे मोती किसकी हो जाएगी, सुभद्रा कुमारी चौहान की हो जाएगी। और एक और कौन सी, राखी की चुनौती, यहाँ भी किसकी है, तो यहाँ भी सर सुभद्रा कुमारी चौहान की है। मुकुल, रानी लक्ष्मीबाई, या झांसी की रानी आप बोल लो, तो ये सभी कृति किसके द्वारा लिखी गई थी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई हैं, आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, कौन सी रचना प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी की नहीं है। अब वापस आ गए नहीं है पे, मैंने पहले ही बताया था, शरद जोशी को हमने कल भी पढ़ा था। तो शरद जोशी की हम बात करते हैं तो शरद जोशी का जो जन्म हुआ था वहाँ था उज्जैन में। कहाँ पर हुआ है भैया, उज्जैन में। और यह बहुत प्रसिद्ध व्यंग्यकार रहे हैं भारत के, भारत और मध्य प्रदेश दोनों बात कर लो, बहुत बड़े व्यंग्यकार रहे हैं। इनके द्वारा बहुत सारी व्यंग लिखे गए, जैसे अंधों का हाथी, लिख लेना इनके व्यंग। फिर भैया एक था गधा, तिलिस्म, फिर किसी बहाने, दूसरी सतह, मैं और केवल मैं, फिर इनने लिखी थी रहा किनारे बैठा आदमी, और जीप पे सवार इल्लियां। तो ये सभी व्यंग किसके हैं, तो ये सभी व्यंग शरद जोशी के हैं। तो तिलिस्म मैंने आपको बताया, अंधों का हाथी बताया, एकता गधा बताया। तो यहाँ पर आती है मिट्टी की बारात, क्या है, शरद जोशी की रचना नहीं है। यह रचना किसकी है, तो शिव मंगल सिंह सुमन की यह रचना है। MPPSC ने बहुत बार पूछी है इसके बारे में। और इसके लिए 1974 में इन्हें क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया था। किसे, शिव मंगल सिंह सुमन को। तो ये बात भी याद रखना है कि मिट्टी की बारात किसकी है, शिव मंगल सिंह सुमन की। तिलिस्म, अंधों का हाथी, एकता गधा, दूसरी सतह, रहा किनारे बैठा आदमी, जीप पर सवार इल्लियां, ये सभी किसके व्यंग हैं, तो ये सभी व्यंग शरद जोशी के हैं। तो यूनिट 2 आपके यहाँ से कंप्लीट हो रही है भैया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में कौन सा स्मारक स्थित नहीं है। तो सर जहाज महल के बारे में आप बता चुके हैं और बहुत प्रसिद्ध है जहाज महल। असरफी महल आपने बता चुके हैं, असरफी पहाड़ियाँ हैं उस पर बना हुआ है। हिंडोला महल भी आपने बताया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हवा महल स्थित नहीं है। तो यहाँ 3 किस में स्थित है, मांडू में है। और यहाँ क्या पूछा था, नहीं है। मांडू में कुछ और अन्य की हम बात करते हैं तो बाज बहादुर का महल भी यहीं पर है। फिर नीलकंठ महल है यहाँ पर,
सब पढ़ लेना। नीलकंठ महल आपको लगेगा यहाँ पर नहीं होगा, पर नीलकंठ महल यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर जामी मस्जिद है। होशंग शाह का मकबरा है। होशंग शाह का मकबरा, जो कि होशंग शाह द्वारा ही बनवाया गया था, और ऐसा कहा जाता है कि यह दुनिया की पहली किससे संगमरमर से बनी हुई क्या है, स्टैचू है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, आपके पेपर में आ सकता है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। नीलकंठ महल तो आपको याद ही रखना है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को आजीवन कारावास देकर की सजा देकर अंडमान जेल भेज दिया गया था? कितनी बार पढ़ाया है कि एक भीमा नायक व्यक्ति थे जिन्हें 1876 के समथिंग, कहाँ पर, तो सर 1876 में पोर्ट ब्लेयर में इन्हें फांसी दे दी गई थी। बताया था, पहले रिवाइज कराया था, आज वापस रिटर्न हुआ है। तो इनका नाम क्या है? भीमा नायक। अब भीमा नायक की बात करते हैं तो भीमा नायक का जो जन्म है वह धाबा बावड़ी, कहाँ पर? धाबा बावड़ी, और ये कहाँ पर है? बड़वानी जिले में है, यहाँ पर हुआ था, ठीक है। किस जनजाति से संबंधित है? तो ये सर ये भील जनजाति से संबंधित है। 1857 की क्रांति के बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे भीमा नायक, जो कि कहाँ से थे? बड़वानी रियासत से संबंधित थे। यह भी प्रश्न पूछा गया था, मैंने आपको पहले भी बताया था। 1857 में एक अम्बा पानी का युद्ध हुआ था, और अम्बा पानी के युद्ध में इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। परंतु 1859 में इन्हें गलती से अंग्रेज पकड़ लेते हैं, और अंग्रेज जाके इन्हें कहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं? पोर्ट ब्लेयर शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर क्या कहा जाता है कि सर पोर्ट ब्लेयर में काले पानी की सज़ा होती थी, तो पोर्ट ब्लेयर शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर 1876 में इनको क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। तो किसकी मृत्यु हुई थी? तो सर भीमा नायक की मृत्यु हुई थी पोर्ट ब्लेयर या अंडमान जेल में। फिर तांत्या भील की बात करते तो भील जनजाति से संबंधित है, और कहाँ थे? तो यह भी 1857 की क्रांति के प्रमुख क्रांतिकारी। गुंजन सिंह कोरकू 1930 कोरकू जनजाति से संबंधित थे। और घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, आपने नाम सुना होगा। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह के जो सबसे प्रमुख व्यक्ति थे वो कौन थे? गुंजन सिंह कोरकू थे, ठीक है। ये सभी बातें आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जबलपुर पुलिस कमिश्नर या जबलपुर कमिश्नर कौन था? तो देखो भैया, आपको दो नाम में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, मैं दोनों का नाम आपके सामने रख देता हूँ। एक नाम है क्लार्क, और एक नाम है WC इरिस्किन। तो जब 1857 की जब यहाँ पर क्रांति हो रही थी, तो ये डिप्टी कमिश्नर थे, वो कौन थे? क्लार्क थे। और कमिश्नर कौन थे? तो WC इरिक्सन थे। WC इरिक्सन की अनुमति के बाद क्लार्क ने क्या करा था? शंकर शाह, आपने नाम सुन रखा होगा, और शंकर शाह के साथ कौन? रघुनाथ शाह, जो उनके पुत्र थे। रघुनाथ शाह को बंदूक या तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया गया था जनता के सामने। और कहाँ पर इन दोनों को उड़ाया गया था? तो 33वीं मद्रास इन्फेंट्री के सामने इनको उड़ाया गया था। यह भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। किसने? क्लार्क ने किससे अनुमति ली थी? WC इरिक्सन से क्या ली थी? जो मंजूरी प्रदान की थी। तो जबलपुर कमिश्नर की पूछा है, यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर नहीं पूछा है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? WC इरिक्सन क्या थे? यहाँ पर जबलपुर में कमिश्नर हुआ करते थे। अगले प्रश्न पे जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी पोर्टल 2.0 किसका प्लेटफॉर्म है? तो देखो, सहकारी क्षेत्र आप सभी को पता है, कुछ लोगों के समूह द्वारा एक समूह बनाया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है? पैसों को इकट्ठा कर कर वो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसे सहकारी क्षेत्र बोला जाता है मुख्य रूप से। तो मध्य प्रदेश राज्य सहकारी जो विभाग है, उसने सहकारी पोर्टल 2.0 शुरू किया। और यहाँ क्या G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी सेवा देता है, फिर G2C गवर्नमेंट टू कस्टमर भी सेवा देता है, और G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय भी यहाँ क्या देता है? सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट का ही आदमी और गवर्नमेंट को ही सेवा दे रहा है। G2C यानी गवर्नमेंट है और किसको? कस्टमर को सर्विस दे रही है। और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय यानी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है उनको सर्विसेज प्रदान की जा रही हैं। तो ये सभी बातें आपको याद रखना है। कब? यहाँ पोर्टल 2012 में विकसित किया गया था, इस बात को भी आप याद रख लेना। कौन सा? यूनिट 9 का प्रश्न होगा भैया, ठीक है।
फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश ने संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की स्थापना कब की थी? तो वन प्रबंधन समितियां, संयुक्त वन प्रबंधन समितियां, आप देखो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि जो पंचायत होती है, पंचायतों में मेनली पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए या वनों के संरक्षण के लिए समिति बनाई जाने लगी, और यह समिति 2001 में क्या की गई थी? स्थापित की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? 2001। इसके तहत क्या होता था? गांव में 3 स्तर पर समितियां बनाई जाती हैं। एक होती है कौन सी? ग्राम वन समिति, फिर वन सुरक्षा समिति और इको विकास समिति। ये तीनों समितियों का विकास किसके द्वारा किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जब पंचायतों में ग्राम सभा की बैठक होती है उस दौरान इन तीन ही समितियों का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। पहले ग्राम वन, तो जो ग्राम में वन लगाने का काम करेगी, ठीक है, प्रबंधन देखेगी। फिर वन सुरक्षा, जो कि वन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगी, और एक इको विकास यानी जो गांव में वनों को बढ़ावा देगी। इस प्रकार 3 स्तर पर संयुक्त वन समितियां बनाई जाती है और इनकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। अब अगले प्रश्न पे आ जाओ। यहाँ नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। तो किन की बात हो रही? पहाड़ियों की। बहुत अच्छे से पढ़ाया है, यूट्यूब पे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है प्रीवियस ईयर का, और कभी उस पर नहीं देखना है तो भैया हमारा PSC बाय DC सर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, डेमो वीडियो फ्री है, उसे देखिए, फिर आपको समझ में आएगा सर ने ज्योग्राफी किस स्तर पर पढ़ाया है, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करेंगे। तो देखो भैया, मैंने क्या बताया था कि यह मध्य प्रदेश है, यहाँ हमारा क्या है? प्यारा मध्य प्रदेश है। और प्यारे मध्य प्रदेश में सर 2 पर्वत श्रृंखलाएं हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। एक देखने को मिलती है विंध्याचल और दूसरी देखने को मिलती है सतपुड़ा, और इन दोनों के बीच में से हमें एक नदी देखने को मिलती है, नर्मदा नदी। अब देखो, महादेव श्रेणी मैंने आपको पहले ही बताया था सतपुड़ा में स्थित है, जहाँ पर धूपगढ़ चोटी सर्वोच्च चोटी हमें देखने को मिलती है। फिर काली भीत की पहाड़ियाँ मैंने बताई थी आपको, जो कि बैतूल और होशंगाबाद में क्या है? फैली हुई हैं, और काली भीत की पहाड़ियों से ही मैंने आपको बताया था तवा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। फिर असीरगढ़ की पहाड़ियाँ मैंने बताई थी, बुरहानपुर में क्या है? असीरगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित है, और असीरगढ़ का किला इसी जो पहाड़ी है उस पर बना हुआ है। तो ये 3 पहाड़ी तो मैंने आपको बताई रखी थी, तो यहाँ से ऑप्शन आप गलत कर देते हैं, और 10 बार रिवीजन भी करा चुके हैं। यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिखता बिजावर, तो बिजावर आप लगा देते। यहाँ नर्मदा के क्या उत्तर में स्थित है, और बिजावर की पहाड़ियाँ जो है वहाँ रीवा पन्ना के क्षेत्र में हमें मुख्य रूप से दिखती हैं बिजावर की पहाड़ियाँ। बिजावर का महापठार है, तो आपको याद रखना है। कितनी बार पढ़ा है, बार बार रिवाइज करा रहे हैं, तो भैया समझ के भी उत्तर लगाना है। ऐसा नहीं कि मुझे याद होगा तभी, ऑप्शन भी कट करने आना चाहिए कि सर ने ये पढ़ाया था, यहाँ पढ़ाया था, यहाँ पढ़ाया था, तो मैं क्या गलत कर सकता हूँ, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। थर्नथवेट के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु का अधिकतम भाग किस क्षेत्र में आता है? भैया 10 बार बता दिया है कि CAW में आएगा। बताया है कि नहीं बताया है? तो सर बहुत बार आपने बता दिया है, बार बार रिवाइज मत कराओ। तो मध्य प्रदेश की जलवायु कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, आज इतना याद रखो। और CAW वाला क्षेत्र सर्वाधिक आता है। C यानी जो गंगा यमुना का क्षेत्र है, और W यानी सर यहाँ पर क्या होती है? शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। शीत ऋतु कैसी होती है? शुष्क होती है। तो गंगा यमुना वाले क्षेत्र में हमारे यहाँ की अधिकतम जलवायु क्षेत्र आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? CAW हो जाता है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में खनिजों का वितरण असमान होने का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण हमें क्या देखने को मिलता है कि सर सेल समूह का असमान वितरण हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। इसी कारण खनिजों का असमान वितरण भी हमें देखने को मिलता है। सर सेलों का असमान वितरण एक बार समझा दीजिए कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी सेल समूह पाई जाती हैं। तो आ जाओ भैया, देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे प्राचीन सेल समूह हमें बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिलता है, और उसका नाम है आर्कियन सेल समूह, बताया था। आर्कियन सेल समूह के बाद धारवाड़ सेल समूह, जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कुड़प्पा सेल समूह, जो कि पन्ना वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। फिर मैंने बताया था आपको विंध्यन सेल समूह, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। फिर मैंने पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपको बताया था क्या? बेसाल्ट चट्टानें, जिसे हम डेक्कन ट्रेप की चट्टानें भी बोलते हैं। तो भैया असमान वितरण क्यों है?
तो सर क्योंकि यहाँ पर सेल समूह का ही असमान वितरण है, कहीं पे कुड़प्पा मिल रही है, कहीं पे विंध्यन मिल रही है, कहीं पे आर्कियन मिल रही है, तो इनका हमें असमान वितरण मिलता है, इसीलिए खनिजों का भी असमान वितरण है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी वाला इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी अकादमी का स्थापना वर्ष कौन सा है? तो भैया हॉकी अकादमी यानी खेल अकादमियाँ मध्य प्रदेश सरकार बना रही है। उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सर मध्य प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देना मध्य प्रदेश सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। तो देखो हम प्रमुख अकादमियों की बात कर लेते हैं। 2006 में राज्य महिला हॉकी अकादमी बनती है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय भैया ग्वालियर में। फिर पुरुष के लिए 2007 में बनती है, ये महिला हॉकी है, ठीक है। पुरुष हॉकी के लिए 2007 में स्थापना की जाती है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो भोपाल में इसका मुख्यालय है, ठीक है। फिर शूटिंग अकादमी बनती है 2007 में। कब बनती है शूटिंग अकादमी? 2007 में, और वहाँ कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। फिर घुड़सवारी अकादमी बनती है, यह पूछा गया था MPPSC ने, वहाँ भी 2007 में बनती है और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। फिर मैंने आपको तीरंदाजी अकादमी बताई थी कि भैया तीर कौन चलाना जानेगा? जिसको पढ़ना अच्छे से याद होगा, और सर्वाधिक व्यक्ति कहाँ पढ़े लिखे हैं? तो जबलपुर में पढ़े लिखे हैं। तो 2013 में इसका स्थापना की गई, कहाँ पर? जबलपुर में। फिर आपको याद रखना है क्रिकेट अकादमी हमारे यहाँ बनाई जा रही है शिवपुरी में 2016 में, शिवपुरी। और एक और याद रखना है आपको मलखंभ अकादमी, जो कि कहाँ पर? उज्जैन में बनाई जा रही है, और यह बनाई जा रही है 2018 में, स्थापित है यानी 2018 में। तो कितनी सारी हमने अकादमियाँ देख ली। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी वाला इसका राइट आंसर है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान क्या है? तो भैया जो कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार है उनका मुख्य स्थान कौन सा है? उज्जैन है। अब प्रतिहारों की हम बात करते हैं तो प्रतिहार वंश ने मध्य प्रदेश के जो मध्यकालीन इतिहास था उससे पहले भारत के, जो हमारा मध्य प्रदेश, देखो भारत का मैप थोड़ा अच्छा नहीं बना रहा हूँ मैं, थोड़ा ऐसे नकली वाला मैप बना रहा हूँ। ये जो वाला स्थान था इसमें पूरे में क्या है? प्रतिहारों का शासन हुआ करता था। जो परमार है, चंदेल हैं, ये सभी इनके सामंत हुआ करते थे, यानी इनके अंडर में शासन चलाया करते थे। तो इनका मुख्य कहाँ पे था? उज्जैन में इसका मूल स्थान था। अब इसके संस्थापक की हम बात करते हैं तो इसके संस्थापक कौन थे? नन्नुक, जो कि नन्नुक नहीं, मुख्य इनके संस्थापक थे नाग भट्ट। कौन थे भैया? नाग भट्ट प्रतिहारों के क्या थे? संस्थापक हुआ करते थे। आपको याद रखना है मालवा के क्षेत्र में इन्होंने शासन किया। इनके कुछ प्रमुख हम शासकों की बात करते तो मिहिर भोज प्रतिहार है। MPPSC ने पूछा है कि मिहिर भोज किस वंश से संबंधित है। यहाँ पर भोज आता है तो आप परमार में चले जाते हैं, पर मिहिर भोज किससे संबंधित है? प्रतिहारों से संबंधित है, आपको याद रखना है। एक इनका शासक था राज्यपाल। तो राज्यपाल जब महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था, जब प्रतिहारों का शासक कौन था? तो राज्यपाल उनका शासक था। तो राज्यपाल ने क्या करा था? आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इसके कारण गुस्सा हो गए थे कौन? विद्याधर। कौन हो गए थे? विद्याधर, जो कि किसके? चंदेल शासक थे। और विद्याधर ने राज्यपाल की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो यह भी प्रश्न पूछा हुआ है कि महमूद गजनबी के सामने किस प्रतिहार शासक ने आत्मसमर्पण किया था? तो राज्यपाल ने। यह भी पूछा हुआ है कि उसकी मृत्यु किसने की थी? तो विद्याधर, जो कि चंदेल शासक थे। आपको यह सभी पॉइंट आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। चंदेल शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में हुआ है? तो भैया चंदेल शब्द का जो प्रयोग है वह दुधई शिलालेख में हुआ है, जो कि हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? ललितपुर के निकट एक दुधई नामक गांव है, वहाँ पर हमें यह शिलालेख मिलता है जिसमें चंदेल शब्द का उल्लेख किया गया है। अब चंदेल की हम बात करते हैं तो हमें मेनली क्या पढ़ने पड़ते हैं? जिजाग भुक्ति के चंदेलों के बारे में पढ़ना पड़ता है। जिजाग भुक्ति यानी जो कि कहाँ पर? छतरपुर वाले क्षेत्र में इन्होंने शासन किया, ठीक है। वहीं पे खजुराहो, आप समझ लो खजुराहो वाले क्षेत्र में जिन्होंने शासन किया उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। तो इनके संस्थापक जो थे उनका नाम क्या था? तो जल्दी से बता दो, इनके संस्थापक क्या थे? नन्नुक, ठीक है। इनके एक सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हुए यशोवर्मन, और कहा जाता है कि जिन्होंने सामंतशाही अस्वीकारी किसकी? प्रतिहारों की, वह कौन सा राजा था? यशोवर्मन था। इसे यशोवर्मन को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसका? चंदेल वंश का, ठीक है। फिर चंदेल वंश ने 950 से लेकर 1050 ईस्वी के मध्य मंदिरों का निर्माण कराया है, खजुराहो मंदिरों का। आपको यह सभी बातें आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मांडू के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो मांडू के किले का निर्माण जिसने कराया
उनका नाम था बाज बहादुर। ठीक है, यह मैंने पहले भी बताया था। अलाउद्दीन खिलजी का किला हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो मंदसौर में देखने को मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? कवि भूषण जी इसके रचनाकार हैं। जो कि कवि भूषण किसके? राजा छत्रसाल, जिन्हें मध्य भारत का शिवाजी के नाम से जाना जाता है या मध्य प्रदेश के शिवाजी के नाम से जाना जाता है। छत्रसाल के दरबारी कवि थे। छत्रसाल जो थे वह बुंदेला राजवंश से संबंधित थे और इन्होंने मुख्य रूप से पन्ना वाले क्षेत्र में क्या किया था? शासन किया था। एक रियासत बना ली थी, पन्ना रियासत, उसके शासक थे। ऐसा कहा जाता है कि आपने जो पद्मावती मूवी देखी है, तो ये पद्मावती जो पुत्री थी वह किसकी थी? तो राजा छत्रसाल की। पद्मावती नहीं, मेरे हिसाब से बाजीराव मस्तानी जो मूवी आपने देखी थी, तो जो मस्तानी थी वह किसकी पुत्री थी? तो राजा छत्रसाल की ही पुत्री उनको बताया जाता है। ठीक है, यह बात भी आपको याद रखना है। अब देखो हम बात कर लेते हैं कवि भूषण के बारे में। तो कवि भूषण भैया किसके कवि थे? तो सर बुंदेलखंड में यहाँ राजा छत्रसाल के कवि थे। इनके द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएं लिखी गई है, जैसे छत्रसाल दशक, जो कि राजा छत्रसाल की जीवनी कही जाती है। इसके बाद इन्होंने शिव बावनी नामक भी किताब लिखी है। कौन सी? शिव बावनी नामक भी इन्होंने किताब लिखी है। फिर इनके द्वारा कौन सी? शिवराज भूषण नामक किताब भी लिखी है। फिर भूषण उल्लास इन्होंने लिखा है। भूषण हजारा इन्होंने लिखा हुआ है। तो यहाँ इन सभी की किताब है, किसकी? राजा कवि भूषण की। तो इन सभी को आपको याद रखना है। राजा छत्रसाल कहाँ के? तो सर पन्ना रियासत के राजा थे, इतना आपको याद रखना है। और कवि भूषण की बहुत बार यहाँ किताबें पूछी गई हैं, छत्रसाल दशक, शिव बावनी, भूषण हजारा। तो भैया इनको याद रखना आप पूरी तरीके से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैन मंदिर देवकुंड कहाँ पर स्थित है? तो यह प्रश्न एमपीपीएससी ने क्या कर दिया था? डिलीट कर दिया था, क्योंकि जो देवकुंड है वो कहाँ पर स्थित है? तो श्योपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? श्योपुर जिले में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जो इनके 10वें तीर्थंकर है, कौन? शीतलनाथ। जैन के जो 10वें तीर्थंकर है शीतलनाथ, उनका जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ था। यह पॉइंट भी आप याद रख लेना। तो देवकुंड कहाँ है जैन मंदिर? तो श्योपुर में है, आपको याद रखना है। अब देखो भैया, हमारे गोमटगिरी कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो इंदौर में देखने को मिल जाएगा सर। पुष्पगिरी सर सोनकच्छ देवास में मुझे देखने को मिलता है। फिर मुक्तागिरी मुझे देखने को मिलती है कहाँ पर? बैतूल में। फिर सर ऊन के मंदिर भी किन से? जैन धर्म से संबंधित है, जो भी मुझे कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो सर ऊन के मंदिर मुझे खरगोन में देखने को मिलते हैं। फिर मोहन खेड़ा एक जैन तीर्थ स्थल है सर, जो कि किस जिले में है? धार जिले में स्थित है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बात करते हैं तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सर जो महू है वर्तमान में इंदौर में, यहाँ पर 1891 में इनका जन्म होता है। ठीक है, इनकी मृत्यु होती है 1956 में। कहाँ पर? मुंबई या महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका जो समाधि स्थल है उसे चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है, जो कि महू में स्थित है, आप सभी को पता होगा। फिर देखो इन्हें 1991 में क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। क्या दिया गया था? सॉरी, 1990 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया मरण उपरांत। तो आपको याद रखना है इन सभी के बारे में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोरकू जनजाति वर्ष में कितनी बार जादुई शक्तियों एवं आत्माओं को बलि देकर प्रसन्न करते हैं? तो इसका आंसर है 2 बार। यह क्या करते हैं? जादुई शक्तियों द्वारा आत्माओं को बलि देकर प्रसन्न करते हैं। तो आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय है कृषि, और इनके द्वारा चिमाता नामक कृषि की जाती है, जो कि झूम कृषि का एक प्रकार है। ठीक है, और भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में रहती है। इनके द्वारा सर पिथौरा चित्रकला की जाती है। ये सभी बातें मैंने आपको पहले भी बता रखी है। भिलाला इनकी एक उपजाति है, राठवा इनकी एक उपजाति है। ठीक है, ये सभी बातें पहले भी बताई थी, आज भी बताई हैं, आपको याद रखना है। अब हम करंट अफेयर पे बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो भैया अभी हाल ही में, कब? नवंबर 2024 में
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंकज त्रिपाठी जो अभिनेता है उन्हें मध्य प्रदेश का टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? पंकज त्रिपाठी को बनाया, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मार्च 2024 में मध्य प्रदेश के कितने स्थल को यूनेस्को ने अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो भैया 6 स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया। तो पहले हम स्थायी सूची की बात कर लेते हैं। तो स्थायी में हमें 3 देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? खजुराहो के सर मंदिर, और दूसरा हमें देखने को मिलता है सर हमारा क्या? सांची स्तूप, और तीसरा भीमबेटका की गुफाएं। ये कब? तो सर 1986, ये कब? 1989, और ये कब? 2003। अस्थायी सूची में बात करते तो 6 स्थानों को शामिल किया गया। उन 6 स्थान का आपको नाम याद रखना है। ग्वालियर का किला, दूसरा इन्होंने धमनार की गुफाएं, जो कि कहाँ पर है? तो यह MPPSC ने पूछा था, मंदसौर में है। ग्वालियर का किला तो याद है ना, कहाँ रहेगा? ग्वालियर में रहेगा। फिर भोजेश्वर मंदिर, यानी भोजपुर का जो मंदिर है, जो कि कहाँ पर है? रायसेन जिले में है। फिर भैया बुरहानपुर का खूनी भंडारा, जो कि कहाँ पर है? बुरहानपुर में, आपको याद रखना है। फिर गोंड स्मारक, मंडला के गोंड स्मारक, जो कि कहाँ पर है? मंडला जिले में है। और चंबल के रॉक शेल्टर्स, इन सभी को क्या अस्थायी सूची में शामिल कर रखा है, आपको याद रखना है। खूनी भंडारा अब्दुल रहीम खाना ने बनवाया था। यह क्या है? एक प्रकार की पानी के लिए बनवाई गई एक वो है, नहर है, परंतु इसे वर्तमान में खूनी भंडारा लोग बाग कहने लगे। परंतु ये क्या है? पानी सप्लाई करने की एक व्यवस्था है। तो खूनी भंडारा कहाँ पर? बुरहानपुर में। और किसने बनवाई थी? तो अब्दुल रहीम खाना ने बनवाई थी। तो स्थायी अस्थायी सूची दोनों आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय गंधर्व सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय गंधर्व सम्मान मेनली संगीत के क्षेत्र में 18 से लेकर 45 वर्ष तक के संगीतकार को प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह 1992-93 में शुरू किया गया था। इसके तहत 5 लाख रुपए की क्या दी जाती है? राशि दी जाती है। तो हाल ही में 2022 के लिए सुधा रघुराजन, जो कि नई दिल्ली की एक संगीतकार हैं, उनको प्रदान किया गया है। यह बात आपको याद रखना है। और गंधर्व कहाँ से संबंधित है? तो सर गंधर्व जी देवास से संबंधित थे। आपने बताया था जब चामुंडा माता की हम टेकरी पे चढ़ते हैं तो हमें वहाँ पर कुमार गंधर्व का घर देखने को मिलता है। और कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक जिले में हुआ था। अब आपको आज भी एक प्रश्न बताना है कि कुमार गंधर्व का नाम क्या है, जो मुख्य नाम है उनका क्या है, ठीक है, रियल नेम क्या है, यहाँ बात आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। अब देखो क्वेश्चन ऑफ द डे, दोनों का आंसर आपको देना है। मध्य प्रदेश मलखंभ अकादमी की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको यह सीरीज कैसी लग रही है? कभी अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इसी प्रकार हम डेली मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।